हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो हमारे पास जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं वो दो होते हैं और उन दोनों में से एक पार्ट हम लेने जा रहे हैं इस वीडियो में और वो होगा कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो स्पेशल केस ये है कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है हमारा रेयर मीडियम में। तो मैं इस बात पे बहुत फोकस करता हूँ कि जब भी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, इधर कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, यही रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर डेंसर मीडियम में आपने रख दिया ऑब्जेक्ट को और फिर आप चाहे कॉन्वेक्स को यूज़ करिए या कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज़ करिए, रिजल्ट डिफरेंट आएगा, ये नहीं आने वाला है। इस बात को अच्छे से समझिए। जब भी इन टॉपिक्स को आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको कुछ एजम्पशंस लेके चलने पड़ते हैं। हम एजम्पशंस जो होंगे, जो लिए जाते हैं, उनको टॉपिक के साथ बताते चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके पहले भी जो वीडियो अपलोड किया है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस का, पहले एजम्पशंस लिखे थे और आपको बताए थे। तो पहले कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। देखिए, हमें समझना है कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस को पहले बनाया जाए। देखिए, ये हमारे पास है, ये मैं इतना बड़ा बना रहा हूँ, एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एजम्पशन है वो कहता है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो अपर्चर होना चाहिए दैट शुड बी स्मॉल। ये स्मॉल तो नहीं है, ये तो मैग्नीफाइंग है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। देखिए, ये हमारे पास ऐसे आ गया और ये आ गया। इसको मैंने लिखा एस और एक लाइन बीच में ड्रा कर देता हूँ। ये लाइन ये हमारा पोल का काम करती है, दैट इज कॉल्ड पोल्ड। ये हो गया हमारा पोल हो गया। ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इधर कॉन्वेक्स आर कॉनकेव, ये किसी न किसी स्फेयर के एक पार्ट होते हैं, किसी न किसी स्फेयर के एक पार्ट होते हैं। तो ये भी किसी न किसी का पार्ट होगा, उसका सेंटर होगा। उसका क्या होगा? एक सेंटर होगा। तो हमने मान लिया इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सी है। इस सेंटर से यहाँ तक की जो रेडियस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो आप, वो होता है आर। उसकी बात करेंगे। चलिए, ये हमारे पास इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैंने मान लिया μ2 और इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको मैंने मान लिया μ1। इधर वाला जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया इसको मैंने मान लिया μ1। तो हमारे पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, एक इस डेंसर मीडियम का हो गया, ये हमारे पास कैसा हो गया? ये हमारे पास डेंसर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो जाता है। और ये हमारे पास हो गया रेयर मीडियम। तो ऑब्जेक्ट को हमें रखना कहाँ है? ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना है इन रेयर मीडियम, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने पोल को क्या किया है? पोल को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करा दिया है। जब भी हम पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कराते हैं तो वो लाइन हमारी क्या बन जाती है? वो लाइन हमारी बन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस का काम करती है कौन सी लाइन? PC, जो हमारे पास होगी। अच्छा, कोई भी पॉइंट इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे लेंगे और सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो वो काम करता है किस चीज़ का? वो काम करता है नॉर्मल का। ये बात भी आप एग्री करते होंगे। चलिए, अब आगे क्या हुआ? हमारे पास यहाँ एजम्पशन क्या आया कि हमने यहाँ पर कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा। क्या रखा? ऑब्जेक्ट रखा। देखिए, एजम्पशन में ये बात आती है कि एक तो पहले जो अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस शुड बी स्मॉल, होना चाहिए छोटा, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए एकदम। कितना बड़ा होना चाहिए? कुछ लाइक ऐसे होना चाहिए। इतना बड़ा बनाओगे, इसमें चीज़ें रखोगे तो समझ में कहाँ आएंगी? सी कहीं होगा, कहीं ओ होगा, ऐसा तो थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो इसको मैग्नीफाई करके बनाते हैं। इस बात से भी एग्री करते हैं? ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या किया हुआ है, इसको हटा दिया। ये हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो दो बातें आपको समझ में आई। अपर्चर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस शुड बी स्मॉल एंड ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज। आगे की हम बातें करेंगे, क्योंकि जब अपर्चर छोटा होगा तो अल्फा बीटा गामा एंगल जो लेट करेंगे वो छोटे होंगे और साथ ही साथ I व R भी छोटे हो जाएंगे। ये है एजम्पशन। तो यहाँ देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया। यहाँ से रेज चलती हैं, एक रेज इधर जाएगी जो सीधे यहाँ इंसिडेंट होगी। किस पर? ये नॉर्मली इंसिडेंट रे है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई एक पॉइंट है जिस पर हमारी ये रे इंसिडेंट होती है यहाँ पर, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A। जब यहाँ पर रे पड़ती है
तो ये रे यहाँ पर पड़ने के बाद सीधे तो नहीं जाती है, सीधे नहीं जाती है, ये अपने पाथ से क्या होती है, अपने पास से थोड़ा सा हट जाती है। हट जाने का सेंस क्या हुआ, हट जाने का सेंस ये होता है कि अगर हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएं तो क्या होता है, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएं तो क्या होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम रेयर से डेंसर गए तो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होते हैं, ठीक है। अगर डेंसर से रेयर गए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी। चलिए अब इसके आगे समझते हैं। इसके आगे क्या समझना है, देखिए इसके आगे आपको इस बात को मुझे एक्सप्लेन करना है कि इस पॉइंट पर नॉर्मल कहाँ पे होगा। तो नॉर्मल पहले चेक करिए। नॉर्मल हमारे पास ये है, ए पॉइंट को जरा सी से ज्वाइन करा दीजिए, ए पॉइंट को सी से ज्वाइन करा दीजिए। ये इसको मैंने ज्वाइन कराया तो ये हो जाता है नॉर्मल। मैंने लिख दिया नॉर्मल का काम कर रहा है, ये हो गया नॉर्मल। अब इस रे को क्या करना है, इस रे को बेंड टूवर्ड द नॉर्मल होना पड़ेगा। इस बात को आप पहले समझिए कि जब भी रेयर मीडियम से रे डेंसर मीडियम में जाएगी, इट विल बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल। कुछ ऐसा सिनेरियो होता है, ये होता है नॉर्मल और ये होता है हमारे पास अगर रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो जब रे यहाँ पहुँचेगी तो इसको बेंड होना पड़ेगा टूवर्ड द नॉर्मल, बेंड होना पड़ेगा टूवर्ड द नॉर्मल। तो ये रे हमारी जो जा रही थी ऐसे, ये सीधे ना जा करके टूवर्ड द नॉर्मल थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, और जब बेंड हो जाएगी मतलब इस नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी इसकी तरफ, तो ये देखिए ये नॉर्मली इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, मतलब आगे जा कर के कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। तो होगा क्या, हम इनको रियली में तो मीट नहीं करा पाएंगे तो वर्चुअली मीट कराएंगे। तो वर्चुअली कैसा होगा, इनको हम प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे। ये हमारी जो रे है इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है, और इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो प्रोड्यूस बैकवर्ड, और यहाँ पे आकर के ये इंसिडेंट हो जाती है कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, और अपना यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। तो ये आपको समझ में आया कैसे बनता है, ठीक है। और क्या काम करना होता है, ये जो अपर्चर है, अपर्चर जो है रिफ्रैक्टिव सरफेस का बहुत छोटा है, इसलिए ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इसको हम ले लेंगे h, और ये होता है हमारे पास m, ठीक है। ये m और p वेरी क्लोज टू p होता है। क्यों होता है, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है। जितनी भी मैथमेटिक्स है पहले वो हम समझ लेते हैं कि फिगर के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है। चलिए ये आगे आपको समझ में आ गया। अब लैंग्वेज में देखिए क्या क्या लिखते जाते हैं और उसको यहाँ पे लिख देंगे। ये आपको पता ही है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होती है, r होती है, और v से डिस्टेंस, इसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, ये होता है v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u, ये होता है u। और ये आपको पता ही है, नहीं पता है तो साइन कन्वेक्शन है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हमारी जो इंसिडेंट रे है वो इधर है, इंसिडेंट रे क्या है, इधर है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इधर है। तो इस डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके अपोजिट जो होगा, क्योंकि सारे डिस्टेंस तो पोल से मेजर करते हैं, पोल पे खड़े हो गए, इधर डिस्टेंस मेजर करते तो पॉजिटिव आता, इधर मेजर कर रहे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ r भी नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव होगा, और u भी नेगेटिव लिया जाएगा, करेक्ट। चलिए इतनी चीज़ें आपको करेक्ट हो गई हैं, तो अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास O क्या है, देखिए O क्या है हमारे पास, O है पॉइंट ऑब्जेक्ट, O क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है एक बात, और P क्या है, पोल है, P क्या है, पोल है, P हो गया पोल, और C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं लिखा दे रहा हूँ जिससे आप लैंग्वेज भी लिख पाएँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं आपको ये नहीं लिखा रहा हूँ कि ये r क्या है और ये क्या, ये आपके पास इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये तो नॉर्मली आपको पता ही है, ठीक। अब देखिए इंसिडेंट रे क्या है, यहाँ पर इंसिडेंट रे हमारे OA है, OA क्या है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हो गई। अच्छा दूसरा क्या है हमारे पास, OP क्या है, OP है नॉर्मली इंसिडेंट रे, नॉर्मली इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मली इंसिडेंट रे हो गई। चलिए जो फिगर में आपको दिख रहा है मैं वही आपको लिखा रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इंसिडेंट रे है, और नॉर्मली इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर, देखिए आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है,
आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मली इंसिडेंट रे कहीं पर रियली में मीट नहीं कर रही हैं। जब नहीं मीट कर रही हैं तो उनको वर्चुअली मीट कराना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि नॉर्मली इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे क्या करते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड रे को हम लोग प्रोड्यूस बैकवर्ड करते हैं, प्रोड्यूस बैकवर्ड एंड मीट एट एंड दे मीट लिख देता हूं, एंड दे मीट एट पॉइंट आई एंड फॉर्म्स कैसी इमेज बनाएंगे, फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। मैं इसको फोकस कर देता हूं इस बात पे क्योंकि रियली में मीट तो नहीं कर रही हैं, फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करती हैं, फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। तो ये इसकी कहानी हो गई। ठीक है, एजम्पशन क्या होता है जरा देखिए, यहाँ पर एजम्पशन क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो अपर्चर ऑफ इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, सिंस अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो कैसा है, सरफेस इज वेरी स्मॉल, कैसा है, वेरी स्मॉल, दैट इज P इज वेरी क्लोज टू हमारे पास क्या है, P इज क्लोज टू M हो जाता है। M क्या, AM क्या है, AM इज परपेंडिकुलर टू PC, ये हमारे पास है। और PC को हमने क्या मान लिया है, AM को हमने मान लिया है AH, ये हमारा AM इक्वल टू H है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सी छोटी छोटी चीज़ें और भी क्या होती है इसमें, एक रूल होता है अल्फा बीटा गामा का। जरा देखिए, हम मान लेते हैं यहीं पर कहीं कि अल्फा बीटा गामा बी द एंगल एट OIC, हम मान लेते हैं, लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल कहाँ है, बी द एंगल, ये हमारे पास एंगल है, बी द एंगल एट OIC। ठीक, इतना हो गया। अब जरा कैलकुलेशन पे आइए। चलिए, अब क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा है, मैं लिख देता हूँ, ये अल्फ़ा है, यहाँ पर बीटा है और ये गामा है, ये हमारे पास गामा है, ये हमारे एंगल्स हो गए। अब थोड़ी सी मैथ लगाइए। आपको क्या पता है कि जहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट होती है उस वो एंगल नॉर्मल के साथ कितना बनाती है, तो नॉर्मल हमारे पास ये है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये वाला एंगल कितना बनाएगी, ये रे बनाती है एंगल हमारे पास आई, कितना बनाती है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, ये हमारे पास बनाती है आई एंगल। अच्छा, जो रिफ्रैक्ट होके वापस आ रही है वो कितना बनाती है, वो बनाती है आर, वो बनाती है हमारे पास कितना, आर। इस बात से एग्री करते हो तो क्या करिए, एट पॉइंट ए, जो देखिए पॉइंट ए पर होता क्या है, जो रे हमारी है वो रेयर से डेंसर जा रही थी, तो रिफ्रैक्शन तो बनता ही है। अच्छा, बनता कैसे, अब ये डेंसर मीडियम कैसा है, कम डेंसर है, ज़्यादा डेंसर है, फिर वो तो रिफ्रैक्शन पे, फिर उसी अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन भी होगा। ये ज़्यादा बेंड करेगा, कम बेंड करेगा, मोड़ेगा तो जरूर, ये तो कंफर्म है कि बेंड टुवर्ड द नॉर्मल रे होगी। क्यों होगी, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा ही रहे हो। अब क्या होने वाला है, हम लगाने जा रहे हैं स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए पॉइंट पे लगाइए। क्या आ जाएगा, देखिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1। मैंने यहाँ लिख दिया था ऑलरेडी कि μ1 क्या है, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, रेयर मीडियम का, और μ2 क्या है, μ2 है डेंसर मीडियम का। तो आप यहाँ कहीं लिख भी सकते थे कि μ1 एंड μ2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। इस बात को भी आप कहीं साइड में लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा।
देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्नेल्स रूल क्या होता है, साइन आई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल कितना है आर। देखिए यहाँ से क्या हुआ, जो इंसिडेंट रे है वो आई है, रिफ्रैक्टेड रे आर है। देखिए यहाँ पे क्या है, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब आई व आर भी स्मॉल होंगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल, सिंस अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल है ये। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज जो साइन आई है इज इक्विवेलेंट टू आई होगा एंड साइन जो आर है इज इक्विवेलेंट टू आर होगा। इस बात को आप डिब्बे में बंद कर दीजिए क्योंकि ये आपका एजम्पशन है, इस एजम्पशन को अप्लाई करिए। तो कितना आपको मिल गया, यहाँ से मिल जाएगा μ1 आई इज इक्वल टू μ2, यहाँ से आ जाएगा आर। ये इक्वेशन आपको मिल जाती है कितनी, फर्स्ट मिल गई फर्स्ट। इस फर्स्ट के बाद आपका मोटो क्या है, आई व आर निकालना, आई व आर निकालना। आई व आर जैसे कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास, इस ट्रायंगल की जरा बात करिए, ओ ए सी की बात करिए, क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ओ ए सी में जरा देखिए, ओ ए सी बना लीजिए पहले साइड में, इधर क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है O, यहाँ पे है C और यहाँ पर है A। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, ये हमारे पास पूरा एंगल है I, ठीक। ये वाला एंगल अल्फ़ा और ये वाला एंगल कितना, गामा। तो गामा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा I प्लस अल्फ़ा। यहाँ लिख सकते हो गामा इज इक्वल टू I प्लस अल्फ़ा, ये बन जाएगा। दूसरा देखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आएगा, AIC ले लीजिए या IAC ले लीजिए, IAC क्या आएगा, IAC में क्या आ जाएगा, देखिए फिर क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए आपकी बार क्या मिलेगा, ये ट्रायंगल फिर ऐसा ही बन के आया, यहाँ पे गामा बना हुआ है, यहाँ गामा बना हुआ है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास कितना है, बीटा, ये बीटा है और यहाँ पे आर है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है जो अंदर आ रही थी, इसको मैं डॉट कर देता हूँ, ठीक, समझने के लिए ये है। तो यहाँ से क्या ले सकते हो, यहाँ से क्या ले सकते हो आप, गामा इज इक्वल टू लिख सकते हो कि आर प्लस बीटा। तो आर प्लस बीटा से क्या चुराइए, आर प्लस बीटा से चुराइए आर की वैल्यू और यहाँ से चुराइए, इस ऊपर वाले से चुराइए आई की वैल्यू। तो यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी इतनी, गामा माइनस अल्फ़ा, ये आपके काम की है, और यहाँ से आर की वैल्यू काम की है गामा माइनस बीटा। तो ये जो काम का है स्टार बना लीजिए, इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए यूजिंग फर्स्ट। तो फर्स्ट में इनकी वैल्यू पुट करोगे तो कि रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा μ1 और यहाँ से आ गया आपको कितना, ये मिल गया आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू μ2, यहाँ से मिल जाएगा कितना, गामा माइनस बीटा, ये मिल जाता है। ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है 2। अब आपको ज़रूरत है अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू की। तो आपको ये मालूम है, एजम्पशन ही पहले आपने लिया है कि अल्फ़ा अपर्चर शुड बी स्मॉल। अपर्चर के स्मॉल होने से बहुत सारी चीज़ें अपने आप छोटी हो जाती हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखा जाएगा सिंस यहाँ पे क्या है 10i, यहाँ पे सिंस 10i की जो वैल्यू है हमारे पास इक्विवेलेंट टू i है, एंड 10 बीटा की, सॉरी ये 10 अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा के इक्वल है, और 10 जो बीटा है वो इक्विवेलेंट है बीटा के, एंड 10 जो गामा है वो इक्विवेलेंट क्यों है, वो इक्विवेलेंट है हमारे पास, वो हमारे पास गामा के है। क्यों ऐसा ले रहा हूँ, क्योंकि हमको ये पता है कि हमने जो अपर्चर लिया हुआ है रिफ्रैक्टिंग सरफेस का वो कैसा है हमारे पास, वो हमारे पास अपर्चर कैसा है, अपर्चर छोटा है। छोटा अपर्चर होने की वजह से हम लोग 10 अल्फ़ा को अल्फ़ा कंसिडर कर सकते हैं, 10 बीटा को बीटा। ये भी हमारा एजम्पशन ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे बंद कर देते हैं और इसके ऊपर स्टार बना देंगे। देखिए ये स्टार बना दिया, ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है। जहाँ जहाँ स्टार बनाओगे वो एजम्पशन हो जाएगा, ठीक है। और आप नीचे लिख सकते हो स्टार शोज द एजम्पशन।
तो ये एजम्पशन था, ये एजम्पशन है, ठीक। और यहाँ पर देखिए आपने एक लाइन लिखी थी कि कैसा अपर्चर, ये जो लाइन लिख रहे हो कि अपर्चर, इसी बात से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी ज़रा देखिए यहाँ से, अल्फ़ा की वैल्यू tan अल्फ़ा हो जाएगी, कहाँ किस एंगल में होगी, इसको जब ज़रा देखिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से देकर देखोगे ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल आएगा, इन ट्रायंगल, मैं पहले देख लेता हूँ अल्फ़ा ओ, इन ट्रायंगल AMO क्या आएगा, इन ट्रायंगल AMO क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, tan अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है ये H अपॉन ये H अपॉन आ जाए कितना OM, और OM को कहाँ से लेना है, सारी डिस्टेंस लेनी है P से, तो इसको मैं लिखूँगा ज़रूर कि H अपॉन क्या आएगा OM को क्या लिखना है मुझे, OM को लिखना है OP, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ OP, क्योंकि M इज़ वेरी क्लोज टू P है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा H अपॉन माइनस का U। ऐसे ही आएगा इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या आएगा, AMI क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, यहाँ से कितना आएगा H अपॉन ये वैल्यू आएगी, मतलब IM, ये आया IM। अब IM किसके इक्वल है, IM है IP के इक्वल है, और IP की वैल्यू है V, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, माइनस का V मिल जाएगा, ये माइनस का V मिल गया। अब आपको किसकी ज़रूरत है, अब आपको ज़रूरत है इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल कौन सा, AMC, यहाँ क्या आएगा, गामा इज इक्वल टू tan गामा आएगा, tan गामा की वैल्यू क्या आएगी, AM अपॉन AM की वैल्यू कितनी है H, और यहाँ से क्या ले सकता हूँ, देखिए इसको मैं AM लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, AM और AM, यहाँ से AM आ गया है, AM नीचे, AM का मतलब CM आ गया नीचे, CM, तो AM की वैल्यू तो H है, और CM की वैल्यू कितनी होगी, CP होगी, कितनी होगी CP, और CP को मैं क्या लिखूंगा, H अपॉन माइनस का R। तो ये सारी वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट कर दी। अब क्या करना है, अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट करनी है इन रिलेशन सेकेंड, तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा इन रिलेशन सेकेंड रिलेशन में पुट करेंगे। पुट करने पर रिजल्ट कैसे आएगा, देखिए इधर मैं हटा दूं तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा, और इसका कुछ काम भी नहीं है। ये तो हमने जो फिगर में देखा उसी को लिखा दिया आपको। देखिए डेरिवेशन करते समय केवल मैथमेटिकल कंसेप्ट के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपने क्या किया है उसको आप अपने कम से कम वर्ड्स में लिखिए भी, ठीक है। तो जितना हो सकता है मिनिमम से मिनिमम मैंने आपको उसकी लैंग्वेज भी बता दी है। चलिए आप क्या करिए, सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। अब आप फाइनल रिजल्ट के बहुत पास हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा μ1, क्या आया, देखिए μ1 है आपके पास, μ1 के पास वैल्यू पुट करिए, कितना आएगा, यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी है, H अपॉन माइनस का R, फिर कितना है, और माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, माइनस यहाँ कितना रखोगे, यहाँ पे रखोगे H अपॉन माइनस का U, फिर आएगा μ2, यहाँ μ2, यहाँ कितना आएगा, गामा की वैल्यू कितनी है, H अपॉन माइनस का R, माइनस है, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है माइनस H अपॉन V, आपने रख दिया। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सब में से पहले H कॉमन कर लीजिए, और ये देखिए ये वाला माइनस प्लस कर देगा, ये माइनस इसको प्लस करेगा, तो क्या आएगा, दोनों साइड से μ1 H कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन U, इधर से कितना आएगा, यहाँ से आएगा μ2 और आएगा H, यहाँ से आएगा माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन V।
एक बार आराम से सारी वैल्यू पुट करिए, उसके बाद h कॉमन करिए, -1/r माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ से भी एच कॉमन हो गया, -1/r हुआ, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करिए, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, μ1 अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो μ1/r प्लस μ1/u, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ से कितना आया, μ2/r प्लस μ2/v। ठीक है, इस वाले को उधर भेज दीजिए और इस वाले को इधर ले आइए। ठीक है, क्या करना है ज़रा देखिए, यहाँ पे क्या करना है, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को इधर ले जाइए। तो यहाँ पर क्या आया था, ज़रा एक बार चेक कर लीजिए कि r की वैल्यू भी नेगेटिव है, r की वैल्यू नेगेटिव है, और v की वैल्यू भी नेगेटिव है, u की वैल्यू भी नेगेटिव, सबकी वैल्यू नेगेटिव आई थी और सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी थी। तो ठीक है, तो ज़रा i की वैल्यू देखा था आपने, गामा माइनस अल्फ़ा आया था, गामा माइनस बीटा आया, मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो यहाँ आ गया, ये आ गया इतना। ठीक, ये आ गया μ2/v और यहाँ से आया μ2/r, यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि μ1/r और ये आ गया μ2/v। चलिए अब ज़रा देखिए, इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, जाके यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, ध्यान रखिए ये माइनस में आया है, माइनस μ2/r, तो ये वाला उठा के इधर कर लीजिए, तो इधर करोगे तो क्या आएगा, μ2/r माइनस μ1/r इक्वल टू, ये उधर गया तो μ2/v माइनस μ1/u, ऐसा है। यहाँ से ज़रा देखिए, इसको सही से लिख दीजिए, μ2 माइनस μ1/r इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, μ2/v माइनस μ1/u। तो मैंने आपसे बोला था कि रिजल्ट सेम आता है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप, ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया है, चाहे आप कॉन्वेक्स लीजिए चाहे कॉनकेव लीजिए, डिपेंड इस बात पे करता है कि आपका ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है। अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है रेयर मीडियम में तो डेरिवेशन करने पर यही फॉर्मूला आएगा जो आपको मिला है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। जी आपके पास एक रिक्वायर्ड रिजल्ट है, क्यों है, क्योंकि आप ये समझ पा रहे हो, मैंने पहले जैसे वीडियो स्टार्ट किया आपको बताया कि इस बात पे फोकस बिल्कुल ना करिए कि सरफेस कैसा है, इस बात पे फोकस करिए कि ऑब्जेक्ट आपने रखा कहाँ है। अगर ऑब्जेक्ट आपने रेयर मीडियम में रखा है, कॉन्वेक्स सरफेस लीजिए, कॉनकेव सरफेस लीजिए, रिजल्ट आपका यही आएगा। ठीक है, यही रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप डेंसर मीडियम में रखोगे तो फिर ये रिजल्ट नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं। ओके, इस वीडियो को आपने अच्छे से समझ लिया, सारे आपके कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।